AICC के स्पोक्सपर्सन रवि शर्मा जी आई हैं। हम उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ हमारे PCC प्रेसिडेंट रानी प्रतिभा सिंह जी, वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के पूर्व में मंत्री रही हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं, श्रीमती आशा कुमारी जी, और हमारे बीच में डिप्टी मेयर और उमा कौशल जी और सारे हमारे काउंसलर्स और मेरी मतलब कांग्रेस की पदाधिकारी। मैं डॉली शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि ये प्रेस मंत्रियों को संबोधित करेंगे। डॉली शर्मा मेरे साथ यहाँ उपस्थित आप सभी का यहाँ स्वागत है। नमस्कार। मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो लोकसभा सांसद भी हैं, आशा कुमारी जी XMLA, उमा कौशल जी जो यहाँ डिप्टी मेयर है, जैनब चंदेल जी महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, और ऑल काउंसलर्स दैट आर प्रेजेंट हियर। हम सब यहाँ आज आए हैं क्योंकि आपने एक चर्चा सुनी होगी जो महिला रिजर्वेशन बिल चल रहा है, उसके ऊपर हम यहाँ अपना कांग्रेस का क्या स्टैंड है वो रखना चाहते हैं। मैं अपनी बात एक लाइन कहकर शुरुआत करना चाहूंगी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पर देवताओं या कहूँ ईश्वर का वास होता है। ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती नहीं है, इसको मानती है और इसको समझकर चलती है, और इसी को लेकर महिला सशक्तिकरण के काम लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई है। देखिए, इसका सबसे बड़ा मजबूत उदाहरण क्या होगा, क्योंकि मैं हिमाचल में बैठी हूँ और हिमाचल की बात से शुरुआत करते हुए आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल पर ले जाऊंगी। मेरे यहाँ साथ जो बैठी हैं, हमारे प्रदेश की अध्यक्षता करने वाली एक महिला है प्रतिभा सिंह जी, और पहले भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कितनी महिलाएं थी? प्रतिभा सिंह जी 5वीं महिला अध्यक्षा है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में सत्यवती डांग जी, सरला शर्मा जी, विद्या स्टॉक जी, विप्लव ठाकुर जी, और अभी तो भारत बैठी है हमारे बीच। तो आप देखिए कि महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। भाजपा का बताइए कितनी महिला अध्यक्षाएं आज तक दी है उन्होंने। अब रिजर्वेशन की जो ये बात कर रहे हैं, मैं उस पर आती हूँ। देखिए, इन्होंने ये जो बार बार कहा कि भाई 33% महिलाओं को आरक्षण, एक स्पेशल सेशन सत्र बुलाया जाता है, और सत्र बुलाने के बाद ये कहते हैं कि महिलाओं को भागीदारी देंगे लोकसभा में और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव, और फिर बात कर देते हैं सेंसस और डिलिमिटेशन। आप जब स्पेशल सत्र बुलाते हैं और आप देश को बताते हैं कि कितना जरूरी है, क्योंकि स्पेशल सत्र बुलाने का मतलब है कि कोई बहुत ऐसी अहम चीज देश में होने वाली है जिसको बहुत जल्दी लागू किया जाएगा, लेकिन जब बात आई, चर्चा हुई, आप सबने देखा क्या है, वही 15 लाख का जुमला। जैसे 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए, वैसे ही देश की महिलाओं के सामने एक जुमला आने वाले चुनाव को मद्देनजर, 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक जुमला छोड़ा गया। क्या छोड़ा गया कि महिलाओं को हम भागीदारी देना चाहते हैं 33%। अब
जाके महिलाओं को मिलेगा। अगर आप इतने सीरियस हैं इसके लिए तो इसकी शुरुआत 2024 में क्यों ना हो। आप लाइए वुमेन रिजर्वेशन 33% करिए 2024 में लागू। कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी आपका। और आज भी जो इन्होंने ये अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाया है, हमने इसका स्वागत किया। लगातार कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और हर कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये कहा है कि आप लाइए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन डिलिमिटेशन और जनगणना जैसी बातें आप क्यों ला रहे हैं? आप लाइए, करिए, पहले 24 में लागू करिए और फिर स्टेट्स में ले आइए, धीरे धीरे जनगणना करके, सेंसस करके, डिलिमिटेशन करके ले आइए। जैसे जैसे चुनाव आएंगे लाते रहिए, करते रहिए, महिलाओं को भागीदारी देते रहिए। शुरुआत 2024 से क्यों ना। अब मैं आगे आपसे जो बात आपके बीच में रखना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है आपको बताना कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई और कहां से हुई। राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर कहा, जो मैंने आपसे कहा कि भाई आप 33% रिजर्वेशन लाइए, महिलाओं का हक है, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन डिलिमिटेशन का नाम पर उनको अटकाना क्यों है? महिलाओं को 2029 तक का वेट कराना क्यों है? अब फिर महिलाओं के हाथ में एक लॉलीपॉप थमा देंगे आप इस तरीके की बात करके। महिलाओं के लिए अगर आप वाकई सीरियस हैं, उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, तो आप इसे लागू करें। और कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने विश्व में हिंदुस्तान का लोहा मनवा डाला। अगर ये किसी ने साबित किया और करके दिखाया तो कांग्रेस पार्टी। पहली देश की राष्ट्रपति अगर किसी ने दी तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी, प्रतिभा पाटिल जी के रूप में। कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। लोकसभा स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने दिया, ये करके दिखाया, कहा नहीं, करके दिखाया। सरोजिनी नायडू जी के रूप में अगर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा किसी ने देखी, देखिए राष्ट्र पार्टी की अध्यक्ष महिलाओं को बनाकर सोनिया गांधी जी के रूप में, सरोजिनी नायडू जी के रूप में नेतृत्व सौंप डाला पार्टी का, वो किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। भाजपा में आप बताइए, कहीं एक नाम हमें दिखा दीजिए कि इन्होंने नेतृत्व महिलाओं के हाथ में दिया हो, ये जिम्मेदारी इन्होंने सोचा हो कि देश की महिलाएं इस लायक है कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी का नेतृत्व कर सके। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये साबित किया है करके कि हम महिलाओं को समझते हैं कि वो आधी आबादी है और उसे पूरा हक चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने लगातार करके देखा है। हम सिर्फ कहते नहीं हैं, ये बार बार हम करते हैं, साबित किया है। राजीव गांधी जी ने, अगर आपने देखा होगा देश का इतिहास, तो 70 के दशक में देश की महिलाएं घूंघट में रहा करती, बाहर नहीं निकलती, और अगर निकलती भी थी तो ऐसी प्रथाओं को पार करके वो बाहर आई। आजादी की लड़ाई में हमारे देश की महिलाओं ने भागीदारी दी, ये आपने देखा। उन्होंने घूंघट की प्रथा से भी लड़ाई की, उन्होंने सती प्रथा से भी लड़ाई की। लेकिन कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी जी का एक ऐसा नेतृत्व आया 1989 में, जब राजीव गांधी जी ने कहा कि ये आधी आबादी है और अगर इसको हक पूरा नहीं मिलेगा, महिलाओं को आगे लाए बिना, महिलाओं को सशक्त किए बिना इस देश को आगे बढ़ाने का सपना, इस देश को विश्व पटल पर आगे ले जाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि 33% रिजर्वेशन हमें पंचायतों में और निकायों में महिलाओं को देना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ? 89 में तो राजीव जी ने महिलाओं को पुरुषों को बराबर लाने के लिए सोच को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की शुरुआत कर दी। लेकिन फिर इसी वर्ष जब राजीव जी ने स्थानीय निकाय चुनाव में भी 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की बात की, तो क्या किया भाजपा नेताओं? बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नाम लेकर बताना चाहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, जेठमलानी जी, इन लोगों ने उसका विरोध किया, उसके विरोध में वोट किया और 7 वोटों से इसको पास होने लगे। विरोध में 7 वोट डाले, इसको पास होने लगे, ये रुक गया। ये बिल लोकसभा में पारित हो गया,
सामने एग्जाम्पल्स रख के, उदाहरण रख के बता रही हूँ कि महिलाओं को आगे लाने की और महिलाओं को पीछे धकेलने की सोच किसकी, ये आपके सामने अंतर स्पष्ट। उसके बाद 1992 में चलते, ये समझाना आपको बहुत जरूरी है और हिमाचल के जन जन को ये पता हो चाहिए कि आखिर ये जो आज बड़े बड़े जुमले छोड़ रहे हैं और 2029 के सपने दिखा रहे हैं, महिलाओं को कह रहे हैं हम आपके साथ हैं और आपको आगे ले जाने की सोच है हमारी, उनकी सोच देखी। फिर 1992 में प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का दौर आया। उन्होंने पंचायती संस्थानों में 33% रिजर्वेशन सीटों पर आरक्षण लागू करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने दिसंबर 1992 में पी नरसिम्हा राव जी ने पंचायतों और नगर निकाय में, नगर पालिकाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन तक किया कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने, और फिर इस विधेयक को पेश किया और दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बने। आज मेरे साथ यहाँ आप देख रहे होंगे कि डिप्टी मेयर बैठे हैं शिमला, बहुत सारी मेरी काउंसलर्स बैठी हैं महिलाएं। ये महिला सशक्तिकरण का वो उदाहरण है जो राजीव जी की सोच, राजीव जी की उस दूरगामी सोच का नतीजा है कि आज यहाँ महिलाएं बैठी हैं हमारे बीच में, पंचायतों में और नगर निकायों में। वो अपनी भागीदारी दे रही है और सुनिश्चित कर रही है कि इस पुरुष प्रधान समाज में ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। महिलाएं सशक्त है, मजबूत है और हर काम को करने के काबिल है। जो देश को और बड़ी बड़ी पार्टियों को चलाना जानती है, वो देश की बागडोर हर तरीके से संभालना जानती है और आगे भी ले जाने के लिए हर पुरजोर कदम उठा सकती है। अब इस तरीके की चीजें जब कांग्रेस पार्टी ने की तो देखिए उन्होंने ऐसे भी तबकों का ध्यान रखा कि जो महिलाएं बैकवर्ड क्लास से आती, दलित महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी महिलाएं, उनकी भागीदारी को भी कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया और सीटें आरक्षित की नगर निकाय और पंचायतों में। ये सीट आरक्षित करने से आप क्या समझते हैं? ये एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है कि इस हक को कोई और नहीं ले सकता, ये हक सिर्फ महिलाओं का। आज हम जब आगे बढ़ते हैं तो इस बिल का असली आर्किटेक्ट कौन है? ये जो बिल, महिला रिजर्वेशन बिल आया है, इसका असली आर्किटेक्ट कौन है? इसका अगर कोई असली आर्किटेक्ट है तो कांग्रेस पार्टी है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके की जुमलेबाजी नहीं की, स्पेशल सत्र बुलाए और फिर ड्रामेबाजी 2029 पर ले जाए। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा करके दिखाया। फिर से अब स्पेशल सत्र बुला के महिलाओं के हाथ में अगला झुंझुना देखा है ना हमने, बच्चों का झुंझुना, जब बच्चा रोता है तो उसके हाथ में झुंझुना थमा देते। तो अब इन्होंने ये नया झुंझुना थमा दिया है कि भाई आपकी बड़ी चिंता है, लेकिन सीटों की लड़ाई 2029 में लड़ना, 24 में आप नहीं लड़ पाओ। ये क्या है? जुमला ही तो है। अब मैं इस पर आपको एक और बात बताना चाहूंगी। तत्कालीन हमारी सोनिया गांधी जी जब कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी, उस समय सोनिया गांधी जी ने इन सभी चीजों को देखा, समझा। 2010 में उन्होंने इसको राज्यसभा में पारित कराया, लेकिन लोकसभा में फिर कई कारण हुए कि नहीं पारित हो पाए, ये वही अटका रहे। लेकिन इस बात को सोनिया गांधी जी ने आगे प्रस्तुत किया और महिला दिवस के दिन उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी के माध्यम से। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप जो है, मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ आपको और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की। अगर आप ये मानते हैं और आप मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं तो आप ये बात उन्होंने महिला दिवस के दिन कही, एक चिट्ठी लिखी और कहा कि आप महिलाओं को 33% भागीदारी दीजिए, आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत है। अब किस बात का विलंब है कि ये बिल पास नहीं हो सकता? कांग्रेस पार्टी अपनी बात पर अड़े रही लगातार। इसके बाद राहुल गांधी जी ने जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। मॉनसून सत्र में इन महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने हेतु उन्होंने उस पत्र में कहा कि सोनिया गांधी जी के पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, 9 मार्च 2010 का हवाला दिया फिर से, और उन्होंने कहा कि राज्यसभा में
ये बिल पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में ये क्यों अटक रहा है? आप इस बिल का समर्थन करें और इस बिल को पारित करें, महिलाओं को उनकी भागीदारी दें। अरुण जेटली जी ने उस समय नेता विपक्ष थे अरुण जेटली जी, और अरुण जेटली जी ने कहा और भाजपा के समर्थन से तत्कालीन विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने कहा कि हम इसके साथ, लेकिन फिर से अटक गया, फिर नहीं पास हुआ। तो ऐसी बात क्या है कि आप बार बार इसको अटकाते हैं? तब से लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, इस बात को आगे बढ़ा रही है और बार बार कह रही है कि आप अपना विचार जिस तरीके से बदलते हैं उसे ना बदलें, महिलाओं के बारे में सोचें, उन्हें उनका हक दें। कांग्रेस ने जिस तरीके से आरक्षण लागू किए, इस आरक्षण को लोकसभा में लाए और महिलाओं को उनका हक। अब जाति जनगणना की जो जहां ये इसको मुद्दा बना रहे हैं, सेंसस की जो बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी कुछ बातें आपके दिमाग में डालूंगी। 2011 और 12 में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की थी। मोदी सरकार ने इनके आंकड़ों को जारी करने से भी मना कर दिया। जो जाति गणना कांग्रेस पार्टी ने की, मोदी सरकार ने वो आंकड़े जारी करने से भी मना कर दिया। क्यों डर रहे हैं? क्यों भाग रहे? क्यों आप उस चीज को बाहर देश की जनता के सामने नहीं लाना चाह रहे? फिर से आप देखिए, भाजपा ने जब अभी बिहार में ये जनगणना पूरी हुई और ये कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने, उच्चतम न्यायालय के सामने बिहार सरकार ने रखना चाहा, फिर से भाजपा सरकार ने, सेंट्रल ने इसमें अड़ंगा डाल दी। अब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में ये सेंसस किया है, जाति के आधार पर, सामाजिक आधार पर और आर्थिक आधार पर। हम तैयार हैं और राहुल गांधी जी हमारे नेता भी कहते हैं कि भाई जाति गणना करिए, आप जनगणना करने के बाद आप जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हक दीजिए, सबको उस हिसाब से हक मिलना चाहिए। तो ये सरकार आखिर डर क्यों है? इन मांगों को क्यों नहीं मान रही? इसको पूरा करने में क्यों अड़ंगे अड़ा रही? अब बातें तो बड़ी बड़ी आपके सामने करते हैं। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में रायपुर प्रस्ताव जो पास हुआ, वहां पर भी ये दशकीय जनगणना, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। हम लगातार इस चीज पर अड़े हैं, कहीं पीछे नहीं हटते, बार बार कह रहे हैं कि भाई ये आप करिए, आपको करना पड़ेगा, महिलाओं को उनकी भागीदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम राजीव जी का सपना पूरा करना चाहते हैं जो राजीव जी ने 89 के दशक में देखा और उन्होंने कहा कि बिना आधी आबादी के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता और आधी आबादी का इस देश की हर चीज पर उतना ही हक है जितना कि इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का। महिलाएं आखिर पीछे क्यों है? लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं की भागीदारी क्यों ना सुनिश्चित कराइए कि अगर आप कह रहे हैं तो आप बदले नहीं। आप इन सब चीजों को बार बार बोलकर फिर से महिलाओं को झुंझुना नहीं थमाएंगे, आप फिर से महिलाओं को ये सपने नहीं दिखाएंगे। जिस तरीके से ये इवेंट मैनेजमेंट करती है भारतीय जनता पार्टी, हर बात को आज उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट बता दिया है। आप सरकारी नौकरियों की बात करेंगे तो आज मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगी कि अगर बहुत जरूरी है आपका सुनना कि इन्होंने किस तरीके से महिलाओं को यहाँ पर फिर से पागल बनाया है और महिलाओं को नौकरियों में भागीदारी देने में ये असमर्थ है। 3 साल में 31 लाख नौकरियां गई, जिसमें 26 लाख महिलाएं, सिर्फ छोटे जॉब में महिलाएं बढ़ी, लेकिन बड़ी नौकरियों में 26 लाख महिलाएं नौकरियां गंवा चुकी। आप सत्ता में हैं 9.5 साल से और 9.5 साल से आप बार बार इस तरीके के जुमले छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जहां महिलाओं के हक की बात आती है आप इस तरीके की एग्जाम्पल सेट करते हैं। मैं नहीं बोल रही, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है, अखबार बोल रहे हैं या आप जैसे पत्रकारों ने न्यूज दिखाई कि 26 लाख महिलाओं के पास आज नौकरियां नहीं है, उनकी नौकरियां चली गई। कहां से पालन पोषण भरण पोषण करे परिवार? तो आप हक दीजिए महिलाओं को। अब ये लोग बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आपसे लगा हुआ पहाड़ी प्रदेश है,
उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, उसके साथ दुराचार, बलात्कार, उसकी हत्या किसने की? भाजपा नेता के पुत्र ने की। छत्तीसगढ़ में एक महिला के साथ जब बलात्कार, दुराचार जैसी घटनाएं सामने आई तो कौन आया? वहां के नेता प्रतिपक्ष का बेटा, पुत्र सामने आया। अगर मैं उन्नाव की बात करती हूँ, हाथरस की बात करती हूँ, अगर मैं बात करती हूँ कठुआ की, जम्मू की, अगर मैं बात करूं महिला पहलवानों की, महिला पहलवानों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने एआईसीसी मुख्यालय से की। उस समय हमने महिलाओं की पीड़ा को देखा कि किस तरीके से ये महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोगों ने महिला, देश का गौरव, सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, सड़कों पर घसीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़ने का प्रयास किया गया। और भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाया। आज जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की, उस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के साथ, बच्चियों के साथ शोषण किया करता था। लेकिन आप बताइए, कोई एक महिला सांसद इस भारतीय जनता पार्टी की, जिसे आपने बाहर निकल के देखा और कहा हो कि मैं अपने देश की महिला और बच्चियों के साथ हूं और हम इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली, सड़कों पे लेट जाया करने वाली वो महिला जो आज देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मुखिया है, आपने कहीं देखा कि जब इस देश की महिलाओं को, बच्चियों को जरूरत पड़ी, कहीं दिखी? नहीं दिखी। इनके एक सांसद है निशिकांत दुबे, वो जब महिला सांसद और महिला विधायक, कांग्रेस की महिला विधायक है दीपिका सिंह पांडे, वेस्ट बंगाल की सांसद है महुआ मोइत्रा, उनके लिए किस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया? वैशाली की नगर वधू। ऐसे शब्द और किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक महिला सांसद ने, किसी एक महिला नेत्री ने भारतीय जनता पार्टी की, आप बताइए, कि खंडन किया हो और कहा हो कि हम इस देश की महिला सांसद जिनके खिलाफ इतने अभद्र शब्द और टिप्पणी की गई, आप समझते होंगे वैशाली की नगर वधू का मतलब क्या? किसी एक महिला नेत्री को बताइए कि जिसने खंडन किया हो ऐसे शब्दों का। आपको नहीं मिलेगी पूरे देश। अगर उस समय भी ममता बनर्जी जी की उस पार्टी की सांसद का किसी ने साथ दिया, पुरजोर तरीके से कहा कि हम आपके साथ हैं, और निशिकांत दुबे का कि भत्सा की, निंदा की उस बयान की और माफी मांगने के लिए मांग उठाई, वो कांग्रेस पार्टी थी, कोई और नहीं था। लगातार हम महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं करते, हम करके दिखाते हैं जो कहते हैं। हमने इस बात को बार बार कहा है, हमारी नेता ने ये प्रूव किया है। प्रियंका गांधी जी ने 40% टिकटों में, विधानसभा के टिकटों में भागीदारी देकर राजीव जी की उस दूरगामी सोच का फिर से परिचय दिया, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट का वितरण सिर्फ महिलाओं के लिए हुआ। आपने देखा होगा कैसी कैसी महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका प्रियंका जी ने दिया। ऐसी महिलाएं थी जिनकी बच्चियों को बलात्कार किया, जिनके पूरे के पूरे परिवार इस भाजपा के नेताओं ने खत्म कर दिया, एक्सीडेंट करा दिए, जिनके पिता को जेल में पीट कर, अलग अलग एफआईआर उनके नाम लगाकर जेल में उनकी हत्याएं करवा दी। ये भाजपा बात करती है महिलाओं के सशक्तिकरण की और महिलाओं को आगे लाने की। अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ कहिए मत, जुमले मत छोड़िए, महिलाओं को उनका हक दीजिए। बताइए, अगर आप महिलाओं के साथ हैं तो 2024 में महिलाओं को लोकसभा लड़ने का मौका क्यों ना मिले? क्यों जाति जनगणना और सेंसस और डिलिमिटेशन के नाम पर आप महिलाओं को पीछे रहना चाहते हैं? आप सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और वोट बटोरना चाहते हैं। अगर आप महिलाओं के नाम पर ये नहीं करना चाहते तो साबित कीजिए और 2024 में मौका दीजिए देश की महिलाओं को लोकसभा में अपनी 33% भागीदारी देने का, ताकि प्रतिभा सिंह जी की तरह और महिलाएं सांसद में इस देश की महिलाओं के मुद्दे उठाएं, उनकी बात रखें, और जो महिलाएं अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकती उनकी बात करें, उनके मुद्दे उठाएं। लोकसभाओं में आपको 33% और 33% से ज्यादा मैं कहूं महिलाओं के चेहरे देखने को मिले। और मैं
अपनी इस बात को, ये बात आपके सामने कहकर खत्म करना चाहूंगी। एक बहुत अच्छी बात कि हम लोग क्यों चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी हो, वो आपको सुनना जरूरी है। मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ, आई रेज अप माई वॉइस नॉट सो दैट आई कैन शाउट, बट so that those without a voice can be heard. We cannot all succeed when half of us are held back. हम सिर्फ चिल्लाने के लिए महिलाओं को आगे नहीं लेना चाहते, लेकिन वो महिलाएं, इस देश की महिलाएं जो अपनी बात खुद नहीं कर सकती, जिनकी आवाज को आज भी दबाने का प्रयास किया जाता है, उनकी आवाज को आगे लाया जाए, बढ़ाया जाए, उनके हक की बात किया जाए और उनके हक में दिलाए जाए। और हम ये अकेले नहीं कर सकते, ये सभी महिलाओं की भागीदारी के साथ पूरा कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी ने आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा घेराव किया है, जिसमें मेजर इशू वॉज 10 गारंटीज प्रॉमिस्ड बाय कांग्रेस पार्टी इन स्टेट, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है 1500 रुपये ऑनरेरियम महिलाओं को मिलना था। दे आर एलिजिंग की पहली बार ऐसा हुआ है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 10 महीने से कम की सरकार में इस तरह का प्रोटेस्ट घेराव करने की जरूरत पड़ी, बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड इट टू फुलफिल इन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट हैज नॉट बीन डन। योर टेक ऑन दैट? See, I would like to state I'm very clear here. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत 10 गारंटीज दी, जिसमें से ओपीएस हमने लागू कर दिया। आपने स्पीति में देखा होगा कि हमने आदिवासी महिलाओं के लिए दिया, लेकिन आज जिस तरीके की आपदा हिमाचल प्रदेश ने देखी है, ये भी किसी से छुपी हुई नहीं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी की नेता है हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखा कि हिमाचल प्रदेश की इस आपदा को आप नेशनल डिजास्टर घोषित करें और हिमाचल प्रदेश में जो 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, उसमें हिमाचल प्रदेश की मदद करें। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, क्या आपने एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का देखा? क्या सत्ता में रहेंगे तब सिर्फ तभी हिमाचल प्रदेश के लोगों की बात करेंगे? सिर्फ तभी हिमाचल प्रदेश के लोगों की बात करेंगे? अगर आप आज सत्ता में नहीं हैं, तो क्या हिमाचल प्रदेश की जनता, भाजपा के जो नेता हैं, उनका उनसे कोई सरोकार नहीं है? आज आपने क्यों नहीं, आपकी सरकार है सेंटर में, आपने क्यों नहीं बात की? हिमाचल प्रदेश के सीएम कह रहे हैं, लगातार वो लोगों के बीच में गए हैं, जहां जहां ऐसी ऐसी घटनाएं आपदा के कि वो तस्वीरें आई दिल दहलाने वाली, वहां हिमाचल प्रदेश के सीएम तुरंत पहुंचे। उन्होंने तुरंत ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जहां लोगों को राशन मिले, राहत मिले, जिनके घर उजड़ रहे हैं उनको घर मिले, और रूल बदलकर जिनके घर टूटे हैं उनको 10,000 की राशि से नियम बदलकर 1 लाख तक की राशि हिमाचल प्रदेश के सीएम ने दी है। आप मुझे बताइए, भाजपा के कितने नेताओं ने कोई योगदान हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया है आज के इस बुरे दौर में, जहां सारे राजनीतिक मतभेद भूल जाने चाहिए थे और हिमाचल प्रदेश की जनता के बारे में बात करनी चाहिए थी, जिनके घर टूट रहे उनके साथ खड़े होना चाहिए था, और केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश के नेताओं को लिखना चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश हमारा घर है, हिमाचल प्रदेश के लोग हमारे लोग हैं। आज वो आपदा में है, परेशानी में है, हम सत्ता में हो या ना हो, उनके हक के लिए हम लड़ेंगे। बताइए कितने नेताओं ने चिट्ठी लिखी और क्या मदद केंद्र सरकार ने ऐसी त्रासदी में हिमाचल प्रदेश सरकार को दी? तो आज उस त्रासदी से जूझ रहे हैं और उन पर काम हो रहा है, गारंटीज पर लगातार काम हो रहा है। जिस तरीके से ओपीएस लागू हुआ है, हम लगातार उन पर काम कर रहे हैं और आप आने वाले समय में देखेंगे कि हम इस सपने को भी, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को जो हमने वादा किया है, उनके इस सपने को भी हम पूरा करें। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप देखिए 21 महिलाएं हैं, डिप्टी मेयर महिला है। यह हमने कहने के लिए नहीं किया है, हमने किया है। और हमने कहा है कि 1500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे और 9 महीने में हम ओपीएस दे पा रहे हैं, तो आने वाले समय में आप देखेंगे ये सब हिमाचल प्रदेश की महिलाओं
इंस्टीट्यूट क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी मध्य प्रदेश में बोलते हैं कि कांग्रेस ग्रुप ऑफ पीपल रहेगी पार्टी में रहेगी और उसको अर्बन नेशनल चला है, तो इन चीज़ों का कैसे काउंटर करेंगे इलेक्शन हो रहा है। देखिए, हम महिला सशक्तिकरण की, जैसे मैंने कहा, हम प्रतिबद्ध है और कांग्रेस पार्टी ने, मैंने आपको यहाँ क्लियर पिक्चर 70 के दशक से 89 से ले जाके 92 से ले जाके और महिलाओं के लिए जो हमने काम किया है वो मैंने आपको क्लियर यहाँ बताया है। और जो प्रधानमंत्री जी बात कह रहे हैं, इससे फिर आगे जैसे 15 लाख आज तक आपके खाते में नहीं आए, 15 लाख खाते में आएंगे और खाते खुलवा लिए गए, जैसे 15 लाख आपके खाते में नहीं आए, मुझे लगता है 2029 तक ये जुमला जो लंबा स्पेशल सत्र बुलाकर एक बड़ा इवेंट मैनेजमेंट किया गया और इवेंट मैनेजमेंट करने के बाद ऐसी शर्तें डाल दी गई कि महिलाओं को 2029 तक जाकर के मिलेगा और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं 31-32 चला जाएगा, तो फिर ये वही 15 लाख का जुमला है। मैं देश की महिलाओं को यहाँ कहना चाहती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ उसका प्रमाण है। हमने 33% महिलाओं को हक देने की बात की, तो मेरे पीछे जो महिलाएं बैठी है मेरे साथ, जो महिलाएं हैं वो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। हम जो वो कहते हैं वो करते हैं, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। हम जो कह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन भाजपा जो कहती है वो नहीं करती है। ये मैंने आपको कई बार इस एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया कि किसने कहां कैसे क्या क्या किया और महिलाओं को पीछे लाने की और महिलाओं को लगातार अपमानित करने की सोच किसकी रही। प्रधानमंत्री जी लाए 2024 में लोकसभा में महिलाओं को उनका हक दे, कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। एशियन गेम्स में वुमेन महिला क्रिकेट ने फर्स्ट एवर गोल्ड जीता है। देखिए, मैं तो शुभकामनाएं दूंगी कि देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन देश की वो महिला पहलवान भी है जो सड़कों पर घसीटी गई, लाठियों से पीटी गई, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया विश्व पटल पर। और आज रेसलिंग फेडरेशन ने हिंदुस्तान का पार्टिसिपेशन भी रद्द कर दिया क्योंकि भाजपा सिर्फ अपने एक सांसद को बचाने में लगी रही और हिंदुस्तान का वो रेसलिंग फेडरेशन में लड़ने वाला हक भी छिनवा लिया आपने सिर्फ एक सांसद को बचाने।